नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, जैसा कि सीटेट पेपर 2 में साइंस के अंतर्गत तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैंने कहा था कि मैं 30 तारीख के पहले आपकी NCERT साइंस के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा और मैराथन क्लासेज भी आपको दे दूंगा। तो सीटेट पेपर 2 में साइंस के अंतर्गत क्लास 7 तक की NCERT को मैंने समाप्त कर दिया था। क्लास 8 की NCERT बची हुई थी। तो क्लास 8 की NCERT में 12 चैप्टर हैं। अब 12 चैप्टर को एक एक करके पढ़ाऊंगा, इतना समय तो है नहीं आपके पास, तो इसलिए क्विक रिवीजन सीरीज के रूप में मैं आज क्लास 8 के संपूर्ण चैप्टर को एक ही क्लास में, मैराथन क्लास में कंप्लीट कर दूंगा क्विक रिवीजन सीरीज के रूप में, जिसमें आपके क्लास 8 के साइंस के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि क्लास 8 के साइंस से पेपर में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सेशन को अच्छे से देखिएगा। और रही बात मैराथन क्लासेज की, तो आज मैं NCERT क्लास 8 आपको दे दिया हूँ। उसके बाद एक शुरू से क्लास 6 to 8 एक संपूर्ण NCERT साइंस की मैराथन क्लास दे दूंगा। इसके बाद मैं आपको एक क्लास दूंगा, क्या कहते हैं, 2011 से 2023 तक NCERT से टॉपिक वाइज चैप्टर से जितने प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक टॉपिक से NCERT चैप्टर 1 क्लास 6 के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे टॉपिक वाइज 2011 से 23 तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसकी एक मैराथन क्लास दे दूंगा 2 से ढाई घंटे की। तो आपका साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैं हर क्लासेज में दे रहा हूँ। CDP में भी मैं आपको एक मैराथन क्लास दूंगा। उसके बाद एक 2011 से 2023 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको करवाऊंगा। तो आज के सेशन में हम लोग सीटेट पेपर 2 के साइंस के अंतर्गत NCERT क्लास 8 के साइंस की मैराथन क्लास देखेंगे, जिसमें क्लास 8 के संपूर्ण चैप्टर को हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप लोग क्लासेस की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स PDF सब प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए, आज के क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध में जो इंपॉर्टेंट टाइप है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले हिमयुग का अंत हुआ, यानी 10,000 ईसा पूर्व पहले हिमयुग का अंत हुआ। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाया होता है। फसल क्या होता है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उग जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे अन्न हो गया, सब्जियां हो गई, आपके फल हो गए। फसल के प्रकार की बात की जाए तो फसल को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। खरीफ फसल, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खरीफ फसल क्या होती है, खरीफ के बाद रबी फसल क्या होती है, रबी के बाद, ये दोनों से प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि खरीफ और रबी की फसल से पेपर में हर बार आप पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार प्रश्न बना है। तो फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है खरीफ फसल। तो वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि खरीफ फसलें हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है तथा खरीफ के अंतर्गत वह फसलें आती हैं जिन्हें पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो जो खरीफ की फसलें होती हैं या वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, यानी जो वर्षा ऋतु में जो फसलें लगाई जाती हैं उनको हम लोग खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे आपका धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया आदि क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती हैं। अतः खरीफ के अंतर्गत वह फसलें आती हैं जिन्हें पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो प्रश्न बनता है खरीफ की फसल के जो समय होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, तो जून से सितंबर होता है। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलें उगाई जाती हैं। जैसे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, आपका धान हो गया, आपका मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया। ये सब क्या है, सब खरीफ की फसलें हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली, कपास आदि क्या हैं, या खरीफ की फसल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रबी की फसल देखते हैं। तो वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है उनको हम लोग रबी की फसल कहते हैं। भारत में शीत ऋतु जो है कब से माना जाता है, यानी ठंडी के सीजन, यानी अक्टूबर से मार्च तक का जो समय होता है उसको हम लोग शीत ऋतु बोलते हैं। तो यह फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च। इसमें क्या बोए, तो ठंडी में क्या बोते हैं हम लोग, गेहूँ बोया जाता है, आपका चना बोया जाता है, मटर बोई जाती है, सरसों आदि बोए जाते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, गेहूँ हो गया आपका,
गेहूं के अलावा चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, ये सब क्या हो गई, ये सब रबी की फसलें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि पद्धतियों के बारे में बात करते हैं। तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते थे, जैसे मिट्टी तैयार करना पड़ता है, उसके बाद बुआई के बाद खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई करना, फिर खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण आदि। तो क्या क्या करना है किसान को? किसान पद्धति के लिए सबसे पहले हम लोग मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, उसके बाद जो गेहूं मड़ा के जब हम लोग लाते हैं गेहूं कटाई के बाद, तो गेहूं का भंडारण करना, यानी ड्रम वगैरह में जब आप लोग रखते थे तो क्या होता है, भंडारण होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी तैयार करना क्या होता है? तो इसमें किसान जो होते हैं वह मिट्टी की जुताई करता है, उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था, इसमें एक लोहे की शाफ्ट होती थी। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर में तैयार की जाती है, जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। इसको क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर बोलते हैं। बुआई क्या होती है? तो इसमें किसान जो होते थे अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हलिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, उसको सीड ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। खाद एवं उर्वरक देना, ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर हम गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक से मिट्टी को हामुस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हामुस मिलता है। हामुस क्या, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ह्यूमस होता है, ह्यूमस मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, गोबर का खाद बीज पेड़ में दिया जा रहा है। सिंचाई क्या होती है? तो किसान जो होते हैं वो पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत कुआं हो गया, तालाब हो गया, ट्यूबवेल इत्यादि हो गए, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। सिंचाई दो आधुनिक विधियां छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र होते हैं। ड्रिप तंत्र क्या होता है? इस विधि में जो जल की बूंद होती है, बूंद बूंद करके सीधे ही पौधों की जड़ों में जाता है, अतः इस विधि को ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस प्रकार की विधि का उपयोग फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों में किया जाता है। यह सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है, इसमें एक एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होते हैं, सिर्फ पूरे खेत में लंबी लंबी पाइपें बिछाई दी जाती हैं और हर बीच बीच में पेड़ के में छिड़काव द्वारा छोटा छोटे बूंदें पेड़ की जड़ों में जाती रहती हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ड्रिप तंत्र बोलते हैं। उसके बाद छिड़काव तंत्र क्या होता है? असमतल भूमि के लिए ऐसे स्थान जहाँ पर जल की मात्रा कम हो। इस विधि में सीधे पाइपों के ऊपर से सिरों को घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। सभी पाइप एक निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े हुए होते हैं। जब मुख्य पाइप में जल का प्रवाह किया जाता है तो वह छोटे पाइपों से होता हुआ घूमते हुए नोजल तक पहुँचता है और बाहर निकल जाता है। यह छिड़काव तंत्र ऐसा लगता है जैसे वर्षा। इस प्रकार का छिड़काव लान कॉफ़ी की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, ये छिड़काव द्वारा पूरे पेड़ के पौधों पे जाता है, इसमें न्यूबल लगे होते हैं। खरपतवार से सुरक्षा, खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी के नाम से भी जाना जाता है। तो खेत में जो कुछ फसल के अलावा कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम लोग खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खेत में निराया जा रहा है ना, उसको हम लोग निराई कहते हैं। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं, जिन्हें हम खरपतवारी नाशी के नाम से भी जानता है। यानी आप लोग धान में जब देखो कुछ खरपतवार उग जाते हैं तो दवा छिड़काई जाती है, तो दवा से वो खरपतवार जल जाते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। किसान खरपतवार हटाने के लिए कई तरीके अपनाता है। हाथ से जड़ सहित तोड़कर या फसल उगने से पहले मिट्टी को तैयार करके। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार हटाने के लिए खुरपी या हैरो की सहायता ली जाती है। खरपतवार को रसायनों की सहायता से भी हटाया जाता है, जिसमें 2,4-D मुख्य खरपतवार नाशी होते हैं। खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय मुंह और नाक पर कपड़ा लपेट लेना चाहिए।
निराई क्या होती है? तो खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। खेतों में निराई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फसल के साथ उगे अवांछित पौधे जल पोषक जगह एवं प्रकाश की अस्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। फसल काटते समय भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ खरपतवार तो विषैले भी होते हैं, जो मनुष्य और पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं। रसायन क्या होता है? तो खरपतवार पर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक अवधारणाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं ना, खेत में छिड़काव किया जाता है। कटाई क्या होती है? तो जब फसल तैयार हो जाती है उसे काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हमें हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल से भूसे और दानों को अलग कर लिया जाता है, जिसे थ्रेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। फसलें पककर तैयार, खेतों में गेहूँ की कटाई में जुटे किसान, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। हार्वेस्टर क्या होता है? तो हार्वेस्टर मशीन की सहायता से ही फसल की कटाई की जाती है। इसके द्वारा कम समय और मेहनत में कटाई हो जाती है। थ्रेसिंग क्या होता है? तो काटी गई फसल से बीजों, दानों और भूसों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग का काम कंबाइन मशीन से किया जाता है। कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेसर का सम्मिलित रूप होता है। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, गेहूँ जब आप मढ़ाया जाता है तो इसी के माध्यम से गेहूँ भूसा अलग हो जाता है, गेहूँ अलग हो जाता है। भंडारण, अब फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है, ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। भंडारण के प्रकार, तो निजी भंडारण, व्यापारी या विनिर्माता अपने माल के संग्रहण के लिए स्वयं भंडारगृह रखते हैं और उसका संचालन करते हैं, तो ऐसे भंडारगृह को हम लोग निजी भंडारगृह कहते हैं। जैसे आप लोग घर में ड्रम में भंडार करके रखते हैं, जिसको निजी भंडारण कहते हैं। वहीं सार्वजनिक भंडार क्या होता है? यह एक स्वतंत्र इकाई होती है, जिसमें किराया चुकाकर कोई भी व्यक्ति अपने माल को इन भंडारगृहों में रख सकता है। जैसे कोल्ड स्टोर वगैरह हो गई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आलू लोलू ले जाके रखते हैं वहाँ पे। सहकारी भंडारण क्या होता है? इन भंडारगृहों की स्थापना सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों के लाभ के लिए की जाती है। बहुत ही किफ़ायती दर पर भंडारण सुविधाएं प्रदान करते हैं। भंडारण के कार्य, भंडारण बड़ी मात्रा में माल को गर्मी, सर्दी, आंधी, नमी से सुरक्षा प्रदान कर हानि को न्यूनतम करते हैं। भंडारण के कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है: वस्तुओं का भंडारण, वस्तुओं की सुरक्षा, जोखिम उठाना एवं मूल्य जमा सेवाएँ। या इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इसलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। जुताई क्या होती है? तो मिट्टी को उल्टने पलटने की जो प्रक्रिया होती है, जुताई कहलाती है। भूमि के ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर उसे बुआई या पौधा रोपण के योग्य बनाया जाता है। भू परिष्करण या कर्षण कहलाती है। इस किसी कार्य में भूमि को कुछ इंचों की गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट दिया जाता है, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और वायु, पाला, वर्षा और सूर्य के प्रकाश तथा ऊष्मा आदि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर भुरभुरी हो जाती हैं। हल क्या होता है? प्राचीन काल में जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हल एक कृषि यंत्र है जो जमीन की जुताई के काम में आता है। इसकी सहायता से बीज बोने के पहले जमीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। कृषि में प्रयुक्त औजारों में हल शायद सबसे प्राचीन है और जहाँ तक इतिहास की पहुँच है, हल किसी न किसी रूप में प्रचलित पाया जाता है। हल से भूमि की ऊपरी सतह को पलट दिया जाता है, जिससे नए पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं तथा खरपतवार एवं फसलों की डंठल आदि जमीन से दब जाती है और धीरे धीरे खाद में बदल जाते हैं। जुताई करने से जमीन में हवा का प्रवेश भी हो जाता है, जिससे जमीन द्वारा पानी नमी बनाए रखने की शक्ति बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुदाल क्या होती है? जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कुदल खेतीबाड़ी में उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण होता है। इसकी सहायता से जमीन को खोदा जाता है या गड्ढा किया जाता है। खोदने, नाली बनाने, मिट्टी खोदने आदि के काम में आती है। इसे लोहे की बनी एक चौड़ी फाल ब्लेड होती है, जो लंबवत लकड़ी की बेट या हत्था लगा होता है, जैसा कि फिगर में आप लोग, जिसको हम लोग फरुआ कहते हैं। कल्टीवेटर क्या होता है? या ट्रैक्टर से खींचे जाने वाला लोहे का बना यंत्र होता है, जिसमें कई हल जैसी आकृतियाँ लगी होती हैं। इसके उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया। चलिए फिर अगला लेसन देखते हैं, सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्मजीव क्या होता है? तो ऐसे जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता।
सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव हर स्थान पर पाए जाते हैं। मिट्टी और पानी में भी कई सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्मजीव को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कुछ प्रमुख सूक्ष्मजीवों को संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। अधिकांश सूक्ष्मजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं और इनके बारे में हमारे मन में धारणा बनती है कि सूक्ष्मजीव केवल बीमारियों को ही फैलाते हैं, परंतु यह बात पूरी तरह से नहीं है, सही नहीं मानी गई है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सूक्ष्मजीव हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात हवा, मिट्टी, जल, भोजन इत्यादि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ स्थानों पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे आपको, इसको हम लोग सूक्ष्मजीव बोलते हैं। सूक्ष्मजीव के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो सूक्ष्मजीवों को मुख्यतः 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्मजीवों को मुख्यतः 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जो निम्न हैं। जीवाणु हो गया, कवक हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया। जीवाणु क्या होते हैं? तो ये अत्यंत छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी जगह पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु नमी युक्त स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं। एक गोल या छड़ की आकृति वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। ये अत्यंत तीव्रता से विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। सामान्यतः इनमें प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। संरचना क्या होती है? तो जीवाणु की कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जीवाणु की कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस कोशिका भित्ति के अंदर की ओर जीव द्रव्य होता है, जिसमें केवल कुछ कोशिकांग, संचित भोजन एवं अनुवांशिक पदार्थ होता है। जीवाणु की कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक तथा झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते। जीवाणु की कोशिका भित्ति अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जो कोशिका की रक्षा करता है। कुछ जीवाणु की कोशिका के बाहर गति के लिए धागे जैसी एक या अनेक रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फ्लैजिला हम लोग कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, या जीवाणु की सूक्ष्म संरचना है। इसमें जो देख लीजिए आप लोग फिगर के माध्यम से, इसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आप जो देख रहे होंगे बीच का ये भाग जो है मीजोसोम कहलाता है। उसका जो ये वाला भाग होता है केंद्र कोष पाया जाता है। कोशिका झिल्ली ये है, कोशिका द्रव्य राइजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चिपके राइजोसोम होते हैं। कोशिका भित्ति इसको हम लोग कहते हैं, इसको जो ऊपर ऐसे निकला हुआ है फ्रेम भी कहलाते हैं। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। आर्थिक महत्व, तो जीवाणु को आमतौर पर हानिकारक समझा जाता है, परंतु ये हमारे लिए नेक लाभदायक कार्य भी करते हैं, इसलिए इन्हें हमारे शत्रु और मित्र दोनों कहा जाता है। लाभदायक क्रियाएं, दूध से दही का निर्माण करना जीवाणुओं के द्वारा होता है। प्रतिजैविक दवाइयों का निर्माण करना, किण्वन द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण करना, खाद्य एवं उर्वरक निर्माण में, उद्योगों को अल्कोहल, सिरका एवं अन्य उत्पाद बनाने में। हानिकारक क्रियाएं क्या होती हैं? तो मनुष्यों में निमोनिया, टीबी, हैजा जैसे रोग होते हैं। पौधों में भी रोग फैलाते हैं, जैसे नींबू का कैंकर, आलू का गलन रोग आदि। अनेक जीवाणु भोजन को खराब करके विषैला बना देते हैं। उपयोगी सामग्री और फर्नीचर पर उगकर उन्हें खराब कर सकते हैं। कवक क्या होते हैं? तो कवकों को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंद कहा जाता है। तो कवकों को सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें हम लोग फफूंद कहते हैं। हम अक्सर अपने घरों में भोजन, अचार, चमड़े की वस्तु पर इन्हें उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाले छातेनुमा रचना की एक प्रकार का कवक होता है। कवक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। इन्हें पौधा माना जाता है, परंतु अब इन्हें पौधों एवं जंतुओं से अलग समूहों से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे आप लोगों ने, बरसात के समय में अपने घर के चारों तरफ ऐसे देखा होगा, बहुत नरम होते हैं, हल्का सा टच कर दो तो टूट जाते हैं। संरचना क्या होती है? तो कवकों का शरीर भी थाइलस ही होता है। कवकों में अनेक लंबे लंबे धागे जैसे बेलनाकार रचनाएं होती हैं। कवकों के तंतु जो होते हैं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। इनके कवक तंतु आपस में उलझकर एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। अधिकांश कवकों में सुविकसित केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जैसे सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कवकों का जो शरीर भी होता है वह थाइलस ही होता है। कवकों में अनेक लंबे लंबे धागे जैसी बेलनाकार रचनाएं होती हैं। कवक के तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। इनके कवक तंतु आपस में उलझकर एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। अधिकांश कवकों में सुविकसित केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जैसे सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं। अधिकांश कवक प्राकृतिक रूप से अत्यंत उपयोगी होते हैं। मिट्टी में उपस्थित कवक पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर एवं बचे भागों को सड़ा गलाकर खनिज में बदल लेते हैं।
लाभदायक क्रियाएं क्या होती हैं कवक से? जलेबी, खमण, डोसा आदि खाद्य पदार्थ बनाने में खमीर नामक कवक का उपयोग होता है। वहीं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी औषधियों को कवकों से निर्मित होती हैं। मशरूम ऐसे कवक हैं जिनके सब्जी के रूप में खाते हैं। अनेक कवकों से रंग निर्माण करते हैं। हानिकारक क्रियाएं: अनेक कवक पौधे, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग फैलाने का कार्य करते हैं। आलू का वाट रोग, गेहूं का गेरुआ रोग तथा मनुष्य के त्वचा रोग जैसे दाद, खुजली भी कवक द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है? तो प्रोटोजोआ जो होता है यह सूक्ष्म जीवों का एक समूह माना गया है। सामान्य इस समूह के सूक्ष्म जीव जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, जो जल, मिट्टी, पौधों एवं जानवरों के शरीर में उपस्थित रहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम एवं यूग्लिना प्रोटोजोआ समुदाय के जीव माने गए हैं। तो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवों का एक समूह होता है। सामान्यतः इस समूह के सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, जो जल, मिट्टी, पौधों एवं जानवरों के शरीर में उपस्थित रहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना प्रोटोजोआ समुदाय के जीव माने गए हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी संरचना के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इन जीवों की जो कोशिका होती है पूरी तरह जंतु कोशिका के समान होती है। इस समूह के जीव स्वतंत्र जीवी या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में मिलते हैं। इन जीवों में प्रचलन के लिए कुछ विशेष रचनाएं होती हैं, जैसे यूग्लिना में फ्लैजिला, पैरामीशियम में सिलिया या अमीबा में कूटपाद होते हैं। आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं तो प्रोटोजोआ अकोशिकीय सूक्ष्मदर्शिका प्राणियों का समूह होता है। ये जीव पृथ्वी की सभी आवासीय परिस्थितियों में जल, थल, वायु में प्राणियों तथा पादपों के ही देह के भीतर परजीवी या सहजीवी रूप में रहते हैं। शैवाल क्या होता है? तो नील हरित शैवाल एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय शैवालों का समूह होता है। तो नील हरित शैवाल जो होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय शैवालों का समूह होता है। इन्हें अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो सामान्यतः ये शैवाल रुके हुए पानी में उगते हैं, जिन्हें फिसलन बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। सामान्यतः ये शैवाल रुके हुए पानी में उगते हैं और फिसलन बनाते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं, इन शैवालों का रंग नीला हरा होता है। इनका पादप शरीर थाइलस कहलाता है, जो तंतुवत एवं बेलनाकार होता है। इनके थाइलस के चारों ओर म्यूसिलेज का चिपचिपा आवरण होता है। आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से ही मानव शैवालों का विभिन्न रूपों में प्रयोग करता रहा है। मानव के बौद्धिक विकास एवं असीमित एवं अनंत आवश्यकताओं के कारण शैवालों के महत्व में भी वृद्धि हुई है। शैवालों के लाभप्रद उपयोग तो शोधों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि शैवाल जो होते हैं वह भोजन, औषधि, कृषि एवं उद्योगों आदि क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी माने गए हैं। भोजन के रूप में शैवाल की अनेक जातियां भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। चारे के रूप में नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, अमेरिका तथा न्यूजीलैंड आदि देशों में समुद्री शैवालों का चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। उद्योगों के उपयोग तो शैवालों का उद्योग के क्षेत्र में अधिक महत्व है। सूक्ष्म जीवों से होने वाले सामान्य रोग तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, सहसंचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। फ्लू जैसा इन्फ्लुएंजा का एक आम बीमारी होती है, जो सर्दी, जुकाम, रेबीज या खसरा आदि कहते हैं। फ्लू जैसा इन्फ्लुएंजा एक आम बीमारी है। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है? एक तरह का वायरस होता है जो हमारे श्वसन तंत्र का एक अत्यंत संक्रामक रोग माना गया है। फ्लू 3 प्रकार का होता है, ए, बी, सी। इनमें से ए और बी इन्फ्लुएंजा का कारण बनता है, जबकि टाइप सी भी फ्लू के लक्षणों को दर्शाता है, लेकिन इस तरह का फ्लू कम देखने को मिलता है। सर्दी जुकाम यह एक ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग माना गया है, जो अधिकांशतः नासिका को प्रभावित करता है। इनके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक से स्राव, राइनोरिया और ज्वर आते हैं। लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिन के भीतर समाप्त हो जाते हैं, हालांकि कुछ लक्षण 3 सप्ताह तक भी रह सकते हैं। रेबीज क्या होता है? तो रेबीज एक बीमारी होती है जो कि रेबीज नामक विषाणु से होते हैं। यह मुख्यतः उर्फ से पशुओं की बीमारी है, लेकिन संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्यों से भी हो जाती है। यह विषाणु संक्रमित पशुओं के लार्व में रहता है। जब कोई पशु मनुष्य को काट लेता है तो वह विषाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है।
यह भी बहुत मुमकिन होता है कि संक्रमित लार से किसी भी की आँख, मुंह या खुले घाव में संक्रमण होता है। इन बीमारियों के लक्षण मनुष्य में कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक दिखाई देते हैं, लेकिन साधारणतः मनुष्य में लक्षण 1 से 3 महीने में दिखाई देते हैं। रेबीज के प्रारंभिक लक्षणों में बदल जाते हैं। आलस में पड़ना, निद्रा आना या चिड़चिड़ापन आदि अगर व्यक्ति में लक्षण प्रकट होते हैं तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। उपरोक्त बातों में ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि रेबीज बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है और जहाँ कई जंगली या पालतू पशु हों जो कि रेबीज विषाणु से संक्रमित हों, मनुष्य को काट लेने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार इलाज करवाना अत्यंत ही अनिवार्य होता है। खसरा रोग क्या होता है? खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी होती है जो बहुत अप्रिय हो सकती है और कभी कभी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। टीकाकरण की प्रभावशीलता के कारण ब्रिटेन में असमानता है। खसरा किसी को भी हो सकता है अगर उन्हें टीका नहीं लगाया जाता तो उन्हें पहले हुआ हो तो। हालांकि यह छोटे बच्चों में सबसे आम बात मानी गई है। संक्रमण आमतौर पर लगभग 7 से 10 दिनों में खत्म हो जाता है। सूक्ष्मजीवों का आवास, सरल शब्दों में कहा जाए तो सूक्ष्मजीव हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात हवा, मिट्टी, जल, भोजन इत्यादि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ स्थानों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव किसी भी स्थान, किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह बर्फीली सहित से उष्ण गर्म स्रोतों पर हर जगह रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अमीबा ऐसा सूक्ष्मजीव है जो केवल अकेला रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। लाभदायक सूक्ष्मजीव, तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सूक्ष्मजीव कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, जंतुओं के अवशेष हो गए, उनकी विष्ठा आदि का अपघटन करके हानिकारक पदार्थ बनाते हैं, हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। दही और ब्रेड बनाने में दूध से दही का निर्माण दूध से पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसके लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में जनन करके दूध को दही में बदल देते हैं। बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनाने के लिए हम दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो संपूर्ण दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा सूक्ष्मजीव ब्रेड, केक, पनीर, अचार आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। अल्कोहल निर्माण में अल्कोहल के उत्पादन में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। औषधि उद्योग, जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की गोली देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीवों से ही होता है। ये औषधियाँ हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। पेनिसिलिन क्या होता है? तो बीमार पड़ने पर डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन बनाई। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारती है। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उन्होंने इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। पेनिसिलिन एक ऐसे एंटीबायोटिक का उदाहरण है जिसका उत्पादन नीले रंग की एक फफूंद द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न जीवाणुजन्य संक्रमणों का उपचार करने में उसकी रोकथाम करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। पौधों की अधिकतम वृद्धि के लिए मृदा की पोषक तत्वों में पर्याप्त तथा संतुलित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता को मृदा की उर्वरता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते। कुछ उत्पादों में विशेषकर अचार के तेल में सूक्ष्मजीवों के प्रतिरोधक का काम करता है। गर्म और ठंडा करना, दूध को उबालने पर अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम जीवाणु पौधे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। पौधे नाइट्रेट NO3 नाइट्राइट NO2 के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है।
अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? तो नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में स्थिरीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने को अनवरत प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। जब मृत जंतुओं एवं पादपों का अपघटन होता है तब उनमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलकर सजीवों में पहुंचना तथा पुनः इनमें नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। जैसा कि फिगर के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, जो प्रोटीन पर्णरहित या क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है, विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अगला लेसन देखते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस क्या होती है, जिसे जीवाश्म गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण तब होता है जब लाखों वर्षों में पृथ्वी की सतह के नीचे पौधों और जानवरों के पदार्थ की परतें तीव्र गर्मी और दबाव के संपर्क में आती है। पौधों को मूल रूप से सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह गैस में रासायनिक बंधों के रूप में संग्रहित होती है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है तथा 0 से 20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बोन जैसे ईथेन गैसें होती हैं। प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत माना गया है। यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है। यह हजारों करोड़ों साल पहले धरती के अंदर जमे हुए मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती है। यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः यह मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण है, जिसमें मीथेन 80 से 90% तक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैसों का उपयोग खाद के निर्माण में, विद्युत को बनाने में, नगरीय गैस के वितरण में, घरेलू गैस के उपयोग में, वाहनों के ईंधन के रूप में, कारखानों में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैसों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद होते हैं। ये सामान्यतः प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं होते। ये संसाधन जो प्रकृति से मिल लिए गए हैं और कुछ संशोधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। इसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग, सौंदर्य मूल, वैज्ञानिक रुचि और सांस्कृतिक मूल जैसी मूल्यवान विशेषताओं के स्रोत शामिल हैं। पृथ्वी पर इसमें सौर प्रकाश, वायुमंडल, जल, भूमि सभी खनिज के साथ साथ सभी वनस्पति एवं पशु जीवन के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के पश्चात इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये मृत जीवों से बनते हैं और मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने से लाखों वर्षों का समय लगता है। वह संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अच्छे प्राकृतिक संसाधन एवं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अच्छे प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में हैं और कभी खत्म नहीं होंगे। उदाहरण के रूप में सूर्य का प्रकाश एवं वायु क्या है, कभी समाप्त होने वाला है, कभी समाप्त नहीं होगा। वहीं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन निरंतर प्रयोग में खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के रूप में आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज लवण हो गए, प्राकृतिक गैसें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? तो इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है, जिसमें मृत जीव जंतुओं तथा वृक्षों की संरचनाएं शामिल होती हैं। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होती है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला क्या होता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वह संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो गए। समय बीतने के साथ साथ वह नीचे दबते चले गए। अधिक दबाव होने की वजह से सारे पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। पेड़ पौधों से कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला जो होता है या उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है अतः कोयलों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोक क्या होता है? यह एक कठोर सड़े और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक बहुत से धातुओं से निष्कर्षण से किया जाता है। कोक जो होते हैं कोयले से तैयार किया जाने वाला ठोस ईंधन होता है। यह काम राख वाले कम सल्फ्यूर युक्त बिटुमिनस कोयलों के प्रबंधक आसवन से प्राप्त होता है। सब प्रकार के कोयले कोक के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। जो कोयला नरम करने से कोमल हो जाए और फिर न्यूनाधिक ठोस पिंड में बदल जाए उसे कोक बनने वाला कोयला कहा जाता है। कोक कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में ब्लास्ट फर्नेस में लौह अयस्क को गलाने में कम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड लोहे के उत्पाद के उत्पादन में आयरन ऑक्साइड जिसको हम लोग हेमेटाइट को कम करता है। कोक का उपयोग जो होता है आमतौर पर लोहार बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। कोलतार क्या होता है? तो अलकतरा डांबर या कोलतार काले या भूरे रंग का अत्यंत गाढ़ा द्रव होता है। जब कोक या कोयला गैस बनाने के लिए कोयले का कार्बनीकरण करते हैं तो एक सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में कोलतार प्राप्त होता है। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। यह गाढ़ा काला तरल है जिसके अप्रिय गंध होते हैं। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यह पदार्थ दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं जैसे पेंट, रंग, प्लास्टिक, चित्र, सुगंध, विस्फोटक, दवाइयाँ आदि के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ हुए। कोलतार सड़क निर्माण में भी उपयोगी होता है। कोलतार का सड़क निर्माण हवाई क्षेत्र में रनवे की सतह बनाना, टैक्सी की पटरियों, ऐसे नहर लाइनिंग आदि के किनारे का संरक्षक, बांध निर्माण, समुद्र डिफेंसेज जैसे हाइड्रोक्लोरिक अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला गैस क्या होती है? तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। प्रदीपक गैसों में पहली गैस कोयला गैस होती है। कोयला गैस कोयले के भंजक आसवन या कार्बनीकरण से प्राप्त होती है। एक समय कोक बनाने में उपजात के रूप में यह प्राप्त होती थी। पीछे केवल गैस की प्राप्ति के लिए कोयले का कार्बनीकरण होता है। आज भी केवल गैस की प्राप्ति के लिए कोयले का कार्बनीकरण होता है। बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में भी उपयोग की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? तो यह ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा और ओलियम से हुई। पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। पेट्रोलियम का निर्माण तो पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वह समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र में पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया गया। पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को काले भूरे रंग का तैलीय द्रव्य होता है जिसका प्रयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण धरातलों के नीचे उच्च ताप व दाब की परिस्थितियों में मृत जीव जंतुओं व वनस्पतियों के जीवाश्मों के रासायनिक रूपांतरण से होती है। पेट्रोलियम शब्द का निर्माण जो होता है पेट्रो अर्थात चट्टान और ओलियम अर्थात तेल से मिलकर हुआ है, इसलिए यह चट्टानी तेल या राक आयल भी कहा जाता है। वर्तमान विश्व में इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में महत्व के कारण काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण
पेट्रोलियम गहरे रंग के तेली द्रव होते हैं जिसमें विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न क्वथनांकों पर पेट्रोलियम का पृथक्करण तेल को अम्ल या क्षार विलयन के साथ धोकर किया जाता है। यह प्रक्रिया अशुद्धियों की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, तो भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित एक पंजीकृत संस्था है। 1978 में एक गैर लाभकारी संगठन के तौर पर PCRA का गठन हुआ। भारत में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। यह तेल की आवश्यकता पर देश के अधिक निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोलियम संरक्षण नीति और रणनीति प्रस्तावित करने में सरकार की सहायता करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य न सिर्फ धन के अपव्यय को रोकना होता है, अपितु तेल के बेजा इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम करता है। पिछले कुछ वर्षों में PCRA ने पर्यावरण सुरक्षा और अस्थायी विकास अर्जित करने के प्रयोजन हेतु ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में उपयोग उत्पादकता को सुधारने में भूमिका का विस्तार किया। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाई जाए। यातायात लाइटों अथवा जहाँ आपकी प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दबाव और गाड़ी के नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहन क्या होता है? तो अब अगला लेसन है दहन और ज्वाला। तो किसी जलने वाले पदार्थ के वायु के आक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। इस क्रिया में दहन आंखों से ज्वाला दिख भी सकती है और नहीं भी। इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। दहन के प्रकार तीव्र दहन क्या होते हैं? जब दाह तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहा जाता है। स्वतः दहन क्या होते हैं? जैसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल सकता है या जल उठता है तो स्वतः दहन कहलाता है। उदाहरण के रूप में फास्फोरस द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक आग पकड़ लेना क्या कहलाएगा? स्वतंत्र दहन का उदाहरण होता है। फास्फोरस का ज्वालन ताप काफ़ी कम होता है। इस कारण से फास्फोरस कमरे के ताप पर भी आग पकड़ लेता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल स्वतः आग पकड़ लेते हैं। खानों में कोयले की धूल सूर्य की गर्मी तथा अन्य गर्मी के कारण स्वतः आग पकड़ लेते हैं तथा जलने लगती है। अधिक गर्मी के कारण कभी कभी बिजली गिरने के कारण जंगलों में स्वतः आग लग जाती है। जंगलों में लगने वाले इस तरह की आग भी स्वतः दहन का उदाहरण होता है। हालांकि कभी कभी लोगों की लापरवाही जैसे कि पिकनिक या शिविरों से लौटने के बाद कैंप फायर के पूर्ण रूप से नहीं बुझाने पर भी जंगलों में आग लग जाती है। कोयले का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना आदि जिस पदार्थ का दहन वह ईंधन कहलाता है। ईंधन जो होते हैं ठोस द्रव्य या गैस हो सकता है। दहन के समय ज्वाला के रूप अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो उसे आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। आवश्यक शर्तें दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। ईंधन की उपलब्धता दहन की पहली शर्त होती है, अर्थात दहन के लिए ईंधन आवश्यक होता है। वैसा पदार्थ जिसका दहन होता है ईंधन कहलाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपलब्धता दहन के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है। ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को दहन में सहायता करता है। बिना ऑक्सीजन की उपलब्धता के दहन संभव नहीं है। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अर्थात न्यूनतम ज्वलन ताप दहन के लिए आवश्यक तीसरी शर्त होती है। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका न्यूनतम ताप पर पहुंचना आवश्यक होता है। ज्वलन ताप क्या होता है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वलनशील पदार्थ। एक ज्वलनशील पदार्थ एक ऐसी चीज होती है जो हवा में जल सकती है। ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो परिवेश के तापमान पर आसानी से प्रज्वलित होते हैं। दूसरे शब्दों में एक ज्वलनशील पदार्थ कुछ प्रयास के प्रज्वलित होता है और ज्वलनशील पदार्थ ज्वाला के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। जो पदार्थ ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि हो गए।
आग पर नियंत्रण। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक होता है। जल लकड़ी और कागज पर लगी आग को ही बुझा सकता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। हम जानते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कहीं पर भी आग लग जाती है तो हम उस पदार्थ में ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं और आग पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होती है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थों के चारों तरफ एक परत बना लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और पदार्थ जलना बंद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंधन क्या होते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनका दहन होता है ईंधन कहलाते हैं, परंतु सभी दाह पदार्थ ईंधन नहीं होते, बल्कि केवल वैसे दाह पदार्थ जिनका उपयोग घरों तथा फैक्ट्रियों में ऊष्मा के स्रोत में रूप में उपयोग की जाती है ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए किरासन तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, एलपीजी आदि क्या होते हैं? ईंधन होते हैं। एक अच्छा या आदर्श ईंधन क्या होता है? तो एक अच्छा या आदर्श ईंधन वह होता है जब एक आदर्श ईंधन वह होता है जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, वायु में समान रूप से सुगमता से जल सकता हो और जलने के लिए उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। अर्थात एक आदर्श ईंधन को निम्नलिखित गुण होने चाहिए: आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, वायु से समान रूप में तथा सुगमता से जल सके, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न कर सके, जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ न छोड़े। सामान्यतः उपरोक्त गुणों के आधार पर कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं है, क्योंकि किसी भी ईंधन में ये सभी गुण नहीं होते हैं। लेकिन वैसे ईंधन जो किसी विशिष्ट उपयोगी की अधिकांश आवश्यकताओं पूर्ण करते हैं एक आदर्श ईंधन कहा जा सकता है। अम्लीय वर्षा क्या होता है? तो पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, जिसमें अम्लीय वर्षा होती है। ग्लोबल वार्मिंग वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक संभवता विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुल जाते हैं और इसे अम्लीय बना देते हैं। इस प्रकार जो वर्षा धरती की सतह पर होती है वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा शब्द युग्म का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक रॉबर्ट अंगस ने सन 1872 में किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्षा के पानी में अम्ल की अधिक मात्रा में उपस्थित होना। वर्तमान समय में अम्लीय वर्षा विश्व की एक प्राणवायु समस्या बनी हुई है। अम्लीय वर्षा की समस्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा तथा नॉर्वे में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अम्लीय वर्षा जो होती है वायु प्रदूषण का विनाशकारी प्रभाव होता है। विभिन्न उत्पादन क्रियाएं, उद्योगों, कारखानों, वाहन एवं तेल स्रोतों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायु में घुल जाती है। वर्षा जब होती है तब सूर्य किरणों की ऊष्मा समुद्र की सतह, झीलों एवं नदियों की जल सतह पर वाष्पीकरण को उत्प्रेरित करती हैं। इस विधि के अंतर्गत जो जल वाष्प बनती है एक ऊंचाई तक वायुमंडल में जाती है, वहाँ यह आर्द्रता में संघनित हो जाती है। यदि अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तब यह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। अम्लीय वर्षा के प्रकार: सूक्ष्म अम्लीय वर्षा, सल्फेट और नाइट्रेट जब धूल के कणों में जमकर पृथ्वी सतह पर जम जाते हैं तो इसे सूक्ष्म अम्लीय वर्षा कहते हैं। वहीं नम अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के पानी में सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर इसे अधिक अम्लीय बनाते हैं तो इसे नम अम्लीय वर्षा कहते हैं। चलिए अगला लेसन देखते हैं, पौधों और जंतुओं का संरक्षण। जैवमंडल क्या होता है? तो वनस्पति जात, प्राणी जात किसे कहते हैं? वनस्पति जात और प्रजात किसे कहते हैं? तो पौधों और जंतुओं का संरक्षण, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो वन्य एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु बनाए गए हैं। पृथ्वी के सभी भाग जहाँ जीवन मौजूद है वह जैवमंडल कहलाता है। इसमें छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ बड़े और तरह तरह के वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य जैसे जैवमंडल के अंग माने गए हैं। वन्य जैवमंडल क्या होता है? तो वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं संसाधनों को संरक्षण के उद्देश्य हेतु आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। पंचमढ़ी अभ्यारण्य जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र है। बोरी और पंचमढ़ी वन्य जंतु अभ्यारण्य है। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थलमंडल कहते हैं। जलीय भाग को जलमंडल और धरातल का ऊपरी भाग जहाँ गैसें विद्यमान हैं वायुमंडल कहलाता है। जब ये तीनों मंडल एक दूसरे से कनेक्शन में आते हैं तो जैवमंडल का निर्माण होता है, जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे, जहाँ पे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों सम्मिलित हों, यानी जल, पृथ्वी एवं हवा तीनों सम्मिलित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं।
वन या वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो वन एवं वन्य जीवन या प्रकृति ही हमारे अस्तित्व की नींव है। इसका नष्ट एवं विलुप्त होना हमारे लिए खतरे का संकेत है। संरक्षण के प्रयासों द्वारा पेड़ पौधे पक्षियों की प्रजातियों सुरक्षित रहती हैं एवं फलती फूलती हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। जंगली जानवरों की प्रजातियां भी सुरक्षित रहें तो यह भी अति उपयोगी माना गया है। वनस्पति जात क्या होती है? तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे वनस्पतियों को सम्मिलित रूप में वनस्पति जात कहा जाता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों एवं जंतुओं को सम्मिलित रूप में प्राणी जात कहा जाता है। प्राणी जात क्या होते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को प्राणी जात कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों जंतुओं का सम्मिलित रूप में प्राणी समूह या प्राणी जात कहते हैं। इसी तरह किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप वनस्पति जात कहते हैं। चिंकारा, नीलगाय, हिरन, तेंदुआ, भेड़िया इत्यादि आरक्षित प्राणी जात क्षेत्र हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे सारे जीव जंतु पाए जाते हों। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को वन जीवों को विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण एवं पर्यावरण बचाव के लिए बनाया जाता है। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा नियम होते हैं। ये पूरा भारत सरकार द्वारा निर्मित होता है। इसमें पर्यटन की इजाज़त नहीं होती। इन क्षेत्रों का निर्माण, स्थापना और सीमाएँ भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली के नाम पर स्थापित किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क उत्तराखंड में है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन माना गया है। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फैसिल राष्ट्रीय पार्क। संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? तो वह जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्त होते जा रहे हैं, संकटापन्न जंतु या उदाहरण बाघ, बारहसिंगा, हिरण होते हैं। पाईतंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो संयुक्त रूप से किसी पाईतंत्र का निर्माण करते हैं। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। हम इसे पाईतंत्र कहते हैं। पाईतंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना 1935 में एजी टेंसले के द्वारा की गई थी। एक पाईतंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाले जटिल अन्योन्य क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए तालाब पाईतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवास क्या होते हैं? प्रवास का आशय एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने से होता है। प्रवास क्या होता है? प्रवास का आशय एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने को कहते हैं। मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न संकलन, शिकार करना, पानी की तलाश में आदि मानव घुमंतु जीवन जीता था। भोजन, आराम और सुरक्षा की दृष्टि से मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास निरंतर चलता रहा है, लेकिन यह प्रवास साधनों के अभाव से सीमित था। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप यातायात के साधनों के वृद्धि से मानव की गतिशीलता को आसान कर दिया। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। प्रवास के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। किसी भी समाज की जनसंख्या 3 आधारों पर परिवर्तित होती है: जन्म, मृत्यु, प्रवास। जन्म और मृत्यु जैविक कारक होते हैं, लेकिन प्रवास एक ऐसा कारक है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधारों पर प्रभावित होता है। प्रवास की परिभाषा तो डेविड हीर के अनुसार अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास कहलाता है। तो डेविड हीर के अनुसार अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास कहलाता है। वनमूलन का अर्थ, वनमूलन का अर्थ है वनों के क्षेत्र में पेड़ों का जलाना या काटना। ऐसा करने से कई कारण हैं। पेड़ों और उनमें व्युत्पन्न चारकोल को एक वस्तु से दूसरे रूप में बेचा जा सकता है और मनुष्य के द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है, जबकि साफ की गई भूमि को चारागाह या मानव आवास के रूप में काम में लिया जा सकता है। पेड़ों को इस प्रकार से काटने और उन्हें पुनः न लगाने के परिणाम स्वरूप आवास को क्षति पहुंचती है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है और वातावरण में शुष्कता बढ़ती गई है।
साथ ही अक्सर जिन क्षेत्रों में पेड़ों को हटा दिया जाता है वह बंजर भूमि में बदल जाते हैं। आंतरिक मूल्यों के लिए जागरूकता का अभाव या उनकी उत्तरदायी मूल्यों की कमी, ढीला वन प्रबंधन एवं पर्यावरण के कानून इतने बड़े पैमाने पर उन्मूलन की अनुमति देते हैं। कई देशों में उन्मूलन नियंत्रण की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विलोपन, जलवायु में परिवर्तन, मरुस्थलीकरण एवं स्वदेशी लोगों का विस्थापन जैसी प्रक्रियाएं देखने को आती हैं। किसी के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने या लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग इससे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनोन्मूलन को रोकने के उपाय और समाधान। पृथ्वी पर परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की कटाई रोककर वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, अति आवश्यक हो गया है। मानव सहित समस्त जीव जगत का अस्तित्व ही वनों के कारण ही है। यदि इन बदलते परिस्थितियों असंतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। वन विनाश को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास या उपाय इस प्रकार हैं: स्थानांतरित कृषि पर रोक, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक, आवासों का निर्माण बंजर भूमि पर, वनों की कटाई वैज्ञानिक रूप से लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा की ही करवाएं, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाए और वन संरक्षण को एक जनक्रांति बनाया जाए। तो पेड़ लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। हम सबको हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि इस बार आप लोगों ने हीट वेव देखा होगा। जिस तरह से हीट वेव पड़ रही है, आने वाले समय में हमको और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हीट वेव बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो हीट वेव को रोकने के लिए हमको हर वर्ष एक पेड़ लगाना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनमूलन के परिणाम। तो वनमूलन होने की वजह से उन जंगलों में रहने वाले जानवरों बेघर हो जाते हैं, बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं, पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सूखा जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, पृथ्वी की मिट्टी से नमी खत्म हो जाती है, ऊपर भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वर्षा, बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन देखते हैं, जंतुओं में प्रजनन या जनन या प्रजनन। चलिए, जंतुओं में जनन जो होता है, प्रजनन जिसको कहते हैं, जंतुओं में नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। जनन की विधियाँ। जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक इस प्रकार का जनन जो होता है लैंगिक जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा विषण, दो शुक्राणु नलिका एवं एक सीजन होता है, सीसन होता है। विषण नर युग्मक पैदा करते हैं, इन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु का एक सिर मध्य भाग में और एक पूंछ होता है। हर शुक्राणु में एक कोशिका होती है। मादा जनन अंग क्या होता है? तो मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। निषेचन क्या होता है? तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। जनन प्रक्रम जो होता है का पहला चरण शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्मज क्या होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। नई संतान के कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। आंतरिक निषेचन क्या होता है? तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि में अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन क्या होता है? जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे मछली, स्टारफिश जैसी जलीय प्राणियों में होता है। भ्रूण का परिवर्धन। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। आंशिक निषेचन में युग्मज लगातार अंडवाहिनी के नीचे बढ़ने लगता है, जिससे अंडे पर कठोर परत चढ़ जाती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप में बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्माचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे को पूर्ण रूप में विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। तो वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वह जंतु जो अंडे देते हैं अंडपजक जंतु कहलाते हैं। शिशु से वयस्क। तो नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वह वयस्क नहीं होते। रेशम कीट के जीवन चक्र। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है, सबसे पहले अंडा,
अंडे के बाद लार्वा बनता है अथवा झिल्ली, फिर प्यूपा, जिसको हम प्यूपा कहते हैं, फिर वयस्क, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। रेशम कीट का जीवन चक्र, तो इसमें पहला चरण जो होता है, चक्र तब शुरू होता है जब मादा रेशम कीट अंडे देती है। उसके बाद दूसरे चरण में लार्वा के कैटरपिलर को साइलोकोट के अंडों से निकाला जाता है और वह शहतूत के पत्तों को खिलाते हैं और लगभग 30 दिनों तक इन पत्तियों की एक बड़ी मात्रा का सेवन करते हैं। उसके बाद चरण 3 में रेशम का कीड़ा एक सुरक्षित कोकून को अपने चारों ओर घुमाता है। यह एक छोटी कपास की गेंद के आकार का होता है और रेशम के एक ही धागे से बना होता है। उसके बाद चरण 4 में तब प्यूपा एक वयस्क कीट में बदल जाता है और मादा पतंगा संभोग के बाद अंडे देती है और इस तरह रेशम कीट का जीवन चक्र फिर से शुरू होता है। मेढक के अंडे, सबसे पहले अंडा, फिर टैडपोल या लार्वा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद एक वयस्क मेढक का निर्माण होता है। जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे, मेढक का जो जीवन चक्र होता है, सबसे पहले अंडा आता है, अंडे के बाद आरंभिक टैडपोल होता है, उसके बाद वयस्क मेढक का निर्माण होता है। चलिए, मेढक का जीवन चक्र निम्न चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले होता है अंड प्रवस्था, यानी मेढक के भ्रूण अंडे आमतौर पर जिलेटिनस या जेली के पदार्थ के कई परतों से घिरे होते हैं। भ्रूण इसी आवरण के अंदर विकसित होते हैं। इस अवस्था का अवधि काल भिन्न प्रजातियों में भिन्न होते हैं। इसी अवस्था में अंडे विभिन्न प्रकार के आपदा जैसे बाढ़, मौसम में परिवर्तन, बीमारियों तथा शिकारियों तथा परभक्षियों के कारण नष्ट हो जाते हैं। बाकी बचे हुए अंडे विकसित होते हैं और दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। विभिन्न प्रजातियों में मेढक के अंडे की आकृति तथा रंग भिन्न होते हैं। टेडपोल क्या होता है? तो मेढक के जीवन काल का दूसरा चरण होता है अंडे से निकलने का पश्चात लार्वा का टेडपोल कहा जाता है। लार्वा अंडे से निकलते ही जिलेटिनस से बने आवरण खा जाते हैं। इसका शरीर आमतौर पर अंडाकार तथा लंबवत पूंछ युक्त होता है। मेढक टेडपोल अवस्था में पूर्ण रूप से जलीय जीव होते हैं। टेडपोल में सांस लेने के लिए गिल्स, पहले आंतरिक गलफड़े तथा बाद में बाह्य गलफड़े तथा मछली के समान तैरने के लिए लंबवत पूंछ तथा पंख फिन पाए जाते हैं। टेडपोल आमतौर पर शाकाहारी ही होते हैं, जो शैवाल तक उसके साथ ही गलफड़े के माध्यम से छन कर आए हुए डाइटम में भी शामिल होते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां जो होती हैं टेडपोल की अवस्था में मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। छोटे टेडपोल अथवा छोटी मछलियों को खाते हैं। कुछ ऐसे भी टेडपोल होते हैं। फ्रॉगलेट क्या होता है? फ्रॉगलेट अवस्था क्या होती है? तो मेढक के जीवन काल के तीसरे चरण में फेफड़े, अग्र व पश्चपाद तथा अन्य अंगों के विकास होने लगते हैं। अब इसे फ्रॉगलेट कहा जाता है। पंख विलुप्त हो जाते हैं तथा पूंछ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके भोजन वयस्क मेढक के समान ही होते हैं। वयस्क प्रवस्था क्या होती है? इस प्रवस्था में मेढक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। स्थल में रह सकता है, जल में रह सकता है। लगभग सभी प्रजातियों के वयस्क मेढक मांसाहारी होते हैं। अकशेरुकी जीवों का शिकार करते हैं, जिनमें आर्थ्रोपोड कीड़े, मोलस्क, घोंघे तथा स्लग शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़े मेढक अन्य छोटे मेढक तथा छोटी मछलियों को खा जाते हैं। मेढक अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी चिपचिपी जीभ का प्रयोग करते हैं तथा कुछ मेढक आंशिक रूप से शाकाहारी होते हैं। इस प्रकार यह चक्र चलते रहता है। इस तरह मेढक के आसान तितलियों के जीवन चक्र को भी 4 चरण होते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें केवल एक ही जनन नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसी को हम लोग हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। द्विखंडन क्या होता है? जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतान उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा हो गया। उसके बाद चलिए फिर अगला लेसन देखते हैं, किशोरावस्था की ओर। अगला लेसन क्या है? किशोरावस्था की ओर या किशोरावस्था की ओर। तो यह लेसन जो है, इसमें बालकों की 3 अवस्था होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आप लोगों ने CDP में इसको भी पढ़ा भी होगा। शैशवावस्था क्या होती है? जन्म से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, जिसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था लगभग 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो लड़कियों में जो किशोरावस्था की अवस्था होती है और लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व ही पहले ही प्रारंभ हो जाती है।
यौनावस्था, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, जिसे यौनावस्था कहते हैं। यौनावस्था में परिवर्तन, यौनावस्था के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन होता है। इस समय अस्थियां, पेशियां और लंबाई में वृद्धि होती है। लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। लंबाई माता पिता से प्राप्त जिन पर भी निर्भर करती है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। स्वर में परिवर्तन, लड़कों में स्वर तंत्र विकसित होकर बड़ा और उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। लड़कियों में स्वर यंत्र छोटा होता है तथा बाहर से समानता दिखाई नहीं देता है। स्वेद और तैल ग्रंथियों में वृद्धि, किशोरावस्था में स्वेद और तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। किशोरावस्था में परिवर्तन, इस अवस्था में मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस अवस्था में सोचने और समझने के ढंग में परिवर्तन आता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त हो जाती है। गौण लैंगिक लक्षण, युवा अवस्था की लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। तो गौण लैंगिक लक्षण में युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कों में यौना आरंभ के साथ ही विषम पौरुष हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। लड़कियों में यौना आरंभ के साथ अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। मानव के जनन काल की अवधि, जब किशोरों में विषम तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु युग्मज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक साथ निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रभावित होने लग जाती है, जिसे हम लोग ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ 12 वर्ष से हो जाता है तथा 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। लड़का अथवा लड़की, तो निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। लड़की जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में XX गुणसूत्र होंगे, तब मादा शिशु विकसित होगा। वहीं जब लड़का यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में X गुणसूत्र होगा तो युग्मज नर शिशु विकसित होगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की अहम भूमिका होती है। पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं जबकि माता के पास XX गुणसूत्र होते हैं। जब माता गुणसूत्र पुरुष गुणसूत्रों से मिलते हैं तो यानी कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन होता है। इन निषेचन के दौरान अगर पुरुष का X गुणसूत्र माता के गुणसूत्रों से मिलता है तो वह लड़की होगी। वहीं जबकि अगर पुरुष का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो उस समय संतान लड़का होगा। नीचे की फोटो को देखकर आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, अगर X और Y बनेगा तो लड़का होगा। यदि लड़के का X शुक्राणु और लड़की के X से मिलेगा तो XX बन के लड़की का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? तो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, उन्हीं में से बहुत सारी ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन उत्पन्न करती हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण हार्मोनों के बारे में। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? तो यह ग्रंथि हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इस ग्रंथि के सही से काम न करने के पर लंबाई या तो ज़्यादा बढ़ जाती है या तो फिर नहीं बढ़ती है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है, यह हमारे आवाज़ की संतुलित करने का काम करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन कहते हैं। इस ग्रंथि के काम न करने पर गाइटर नामक रोग हो जाता है जिससे हमारा गला फूल जाता है। एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? तो इस ग्रंथि हमारे पेट के हिस्से में पाई जाती है। इस ग्रंथि में एड्रेनलिन नामक हार्मोन बनता है जो हमारे शरीर के क्रोध, चिंता और उत्तेजना को संतुलित करता है। अग्नाशय, यह हार्मोन भी हमारे पेट के हिस्से में पाया जाता है। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर में खाने को पचाने में सहायक होता है। इसकी वजह से डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। अंडाशय क्या होते हैं? तो वह स्त्री संबंधी अंग होता है जिसमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। वृषण क्या होता है? यह पुरुष संबंधी अंग होते हैं। इसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला लेसन है बल और दाब। बल क्या होता है? तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, आकर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को हम लोग बल कहते हैं। जैसे ठोकर मारना, हिट करना, धक्का देना, खींचना आदि क्या है? बल है। बल के नियम देखते हैं। तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए सभी बल आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली बल का निर्माण करते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए सभी बल आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली बल का निर्माण करते हैं। वहीं विपरीत दिशा में लगाया गया बल उस वस्तु पर लगे रहे बल को कम कर देता है, जिससे कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। बल की प्रबलता इसके परिमाण से मापी जाती है। बल लगने पर किसी भी वस्तु की आकृति में बदलाव आ जाता है। बल लगने पर किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन आता है। तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए सभी बल आपस में जुड़कर किसी एक शक्तिशाली बल का निर्माण करते हैं। वहीं विपरीत दिशा में लगाया गया बल उस वस्तु पर लग रहे बल को कम कर देता है, जिससे कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। वहीं बल की प्रबलता इसके परिमाण से मापी जाती है। बल लगने पर किसी वस्तु की आकृति में बदलाव आ जाता है। वहीं बल लगने पर किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन आता है। बल के प्रकार। तो बल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल। अभिकर्षण क्या होता है? तो किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे खींचना पड़ता है। जैसे कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। तो किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे खींचना पड़ता है, जैसे कुएं से पानी की बाल्टी में खींचना। अपकर्षण क्या होता है? किसी वस्तु को गति से लाने के लिए उसे धक्का देना पड़ता है, जैसे कार को धक्का लगाना। बल अन्योन्य क्रियाओं के कारण लगते हैं। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक होता है। कार को गति देने के लिए आदमी को उसे धक्का लगाना होता है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, जैसे बॉक्स को धक्का देना। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल बराबर होता है। उदाहरण, रस्से को दोनों टीमें समान बल से खींचती हैं तो रस्सा खींचता नहीं है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर शॉट खेलते हैं। यानी क्रिकेट में जो बल्लेबाज होते हैं वह बल्ले से गेंद पर बल लगाकर सिक्स मारते हैं, उसी को हम लोग उसको भी बल लगता है। उदाहरण, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। गति की अवस्था। किसी वस्तु की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जा सकता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। दोनों इसकी गति की अवस्थाएं होती हैं। बल लगने पर सदैव हुई किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। तो बल लगने पर सदैव हुई किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। गतिशील वस्तु चाल में परिवर्तन कर सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। संपर्क बल क्या होते हैं? तो संपर्क बल दो वस्तुओं के परस्पर आपस में मिलने से लगता है। यह बल मुख्यतः दो प्रकार से हमें विभाजित कर सकते हैं, पुस्तक को उठाना, छड़ी को उठाना, पानी की बाल्टी उठाना आदि। पेशी बल क्या होते हैं? हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। जैसे श्वसन प्रक्रिया में वह अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। घर्षण क्या होता है? वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन घर्षण बल के कारण होता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है, जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, जैसे साइकिल चलाते समय पेडल चलाना पड़ता है। असंपर्क क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच आकर्षण, खींचना अथवा प्रतिकर्षण, धक्का देना के रूप न देखा जा सकता है। तो असंपर्क बल के कुछ प्रकार नीचे इस प्रकार है। चुंबकीय बल क्या होते हैं? दो चुंबकों को समीप लाने पर गति करने लगता है। तो दो चुंबकों को जब हम लोग समीप लाते हैं तो वह गति करने लगता है। चुंबक के द्वारा लगाया जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यह बल चुंबक के ध्रुवों की वजह से लगता है। अगर चुंबक की एक ध्रुव सामने आमने रहते हैं तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। अगर चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल असंपर्क बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल क्या होते हैं? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने सूखे
बालों से पेन को खींचते हैं तो पेन का टुकड़ा आवेशित हो जाता है, तो वह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के लिए जब हम अपने सूखे बालों से पेन को खींचते हैं तो वह पेन का टुकड़ा आवेशित हो जाता है, वहीं छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं? तो विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वह छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह अब तक का सबसे बड़ा बल है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा जीवन संभव है। यह बल पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घुमाता है। इसी बल की वजह से चीज़ें पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं। गुरुत्व बल क्या होते हैं? तो वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण की खोज तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया था। लगाने की घटना 350 वर्ष पुरानी मानी जाती है, यानी वर्ष 1726 की वसंत में एक दिन एक सेब के पेड़ की छाया में न्यूटन ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। न्यूटन बैठे सोच रहे थे जब एक सेब गिरा। दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर लगता है। कूली अपने सिर के ऊपर गोल कपड़ा लपेट कर रखते हैं, जिससे उनके शरीर में बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। जब बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, जैसे पानी की पाइप से लीक होने वाले फुब्बारों का निकलना, जैसे जिस पर बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है, जैसे साइकिल की ट्यूब में गैस भरी होती है। वायुमंडलीय दाब, वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई से उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल है। अधिकांश परिस्थितियों में वायुमंडलीय दबाव का लगभग सही अनुमान मापन बिंदु पर उसके ऊपर वाली हवा के वजन द्वारा लगाया जाता है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई होती है। घर्षण क्या होते हैं? तो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन घर्षण बल के कारण होता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। जैसे साइकिल चलाते समय पैडल चलाना आदि पड़ता है, उसी प्रकार घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल में नहीं लिख सकते हैं। घर्षण के कारण ही दीवार में कील गड़ जाती है। वहीं घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। इसी तरह किसी वस्तु की गति बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है, वहीं किसी वस्तु के आकार में भी घर्षण बदल जाता है। पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण बदल जाता है। घर्षण बढ़ाना तथा घटाना, जूते की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। टायरों की तीलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पाउडर छिड़का जाता है। घर्षण कम करने के लिए पदार्थों को स्नेक कहते हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। अटैचियों में लोटन घर्षण को कम कर देते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लोटन करती है, यानी कि जब वह वस्तु दूसरी वस्तु पर गोल घूम कर जाती है, तो उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए पहिए किस्म पर कम करते हैं तो उनके अंदर लोटनिक घर्षण होता है। रोलर द्वारा भी सामान खींचना आसान होता है। स्टैटिक घर्षण क्या होते हैं? जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु की गति नहीं करता है, तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु एक जगह से खड़ी रहती है तो उस समय उस पर घर्षण बल लग रहा होता है, जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण के नियम। घर्षण बल क्या होता है? एक दूसरे के संपर्क में रखे दो तलों या वस्तुओं के बीच घर्षण बल की दिशा हमेशा उनकी गति की दिशा या गति करने की दिशा के विपरीत होती है। यानी जो घर्षण बल होता है, एक दूसरे के संपर्क में रखे दो तलों या वस्तुओं के बीच घर्षण बल की दिशा हमेशा उनकी गति की दिशा या गति करने की दिशा के विपरीत होती है। स्थैतिक घर्षण क्या होते हैं? बल का परिमाण बाहरी आरोपित नेट बल के बराबर होता है, जबकि दिशा उसके विपरीत होती है। सर्पी घर्षण क्या होते हैं? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरक रही होती है, उस घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के रूप में छत के पंखे, बाल बेरिंग घर्षण बल कम कर देते हैं। तरल घर्षण क्या होता है? तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृतियों प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर प्रतिरोधी बल लगाते हैं। इस तरह के प्रतिरोधी बल को ही तरल घर्षण कहा जाता है। मछली तथा पक्षी तरल में गति करते हैं। हवाई जहाज भी पक्षी की आकृति की बनावट के समान ही होती है। कर्षण क्या होता है? तो तरल के अंदर गति करने वाले किसी वस्तु पर सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में
लगने वाले बल को हम लोग कर्षण कहते हैं। तो तरल के अंदर गति करने वाले किसी वस्तु के सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को हम लोग कर्षण कहते हैं। कभी कभी इसे वायु प्रतिरोध या तरल प्रतिरोध भी कहा जाता है। कर्षण बल तरल के दो स्तरों के बीच में लगता है और तरल और ठोस तलों के बीच में भी। अन्य प्रतिरोधी बल जैसे घर्षण में या इस मामले में अलग है। कर्षण बल का मान वेग पर निर्भर करता है, जबकि घर्षण का मान वेग पर बहुत सीमा तक निर्भर नहीं करता है। ध्वनि क्या होती है? एक प्रकार की तरंग है जो वस्तुओं के कंपन होने से उत्पन्न होती है। किसी वस्तु के कंपन को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। हवा के अंदर ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव्य एवं गैस। ठोस की बात की जाए तो इसमें ध्वनि सबसे तेजी से गति करती है, द्रव्य में मध्यम गति से चलती है, वहीं गैस में ध्वनि सबसे धीमी चलती है। ध्वनि के गुण: आवृत्ति। किसी वस्तु का कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। आयाम क्या होता है? कंपन करते कण के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो कंपन करते कण के अधिकतम विस्थापन को हम लोग आयाम कहते हैं। ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं? ध्वनि के निम्नलिखित 3 लक्षण होते हैं। तारत से ध्वनि के मोटे भारी होने का पता चलता है। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनि पतली हो जाती है, जैसे महिला की आवाज़। ध्वनि की आवृत्ति घटती है तो ध्वनि भारी हो जाती है, जैसे पुरुष की आवाज़। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अगला लेसन देखते हैं, ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि में हम लोग पढ़ रहे थे ध्वनि के प्रकार के बारे में। तो ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं। सब तरंगे। इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अब शब्द क्या होते हैं? इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। गाय, हाथी आदि जानवर इन तरंगों को सुन सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराशब्द तरंगें क्या होती हैं? इन तरंगों को भी मनुष्य सुन नहीं सकता। जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहे आदि जानवर इन तरंगों को सुन सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि तरंगे, शब्द ध्वनि, अपशब्द ध्वनि और पराशब्द तरंगे 3 प्रकार। ध्वनि तरंगे कितनी प्रकार से होती हैं? शब्द ध्वनि, अपशब्द ध्वनि और पराशब्द ध्वनि। कंपन का आयाम। दोलन गति क्या होती है? किसी वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलने की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जा सकता है। स्वर ध्वनि क्या होती है? वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को आनंद लेते हैं। सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी आदि। तो क्या क्या होता है? वाद्य यंत्रों में ध्वनियाँ आनंद लेते हैं। सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी आदि। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिसमें मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण होता है। जनसंख्या और विकास के साथ साथ ही यातायात और वाहनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण यातायात के दौरान होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। जैसे वाहनों की ध्वनियाँ हो गई, पटाखों का फटना हो गया, लाउड स्पीकर आदि हो गया। हानियाँ क्या होती हैं? अनिद्रा, अति तनाव, चिंता आदि। उपाय क्या हैं? वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रोकथामक युक्तियाँ लगानी चाहिए। अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सकता है। विमानों को विशेष ढाल पर उतरा और चढ़ाया जा सकता है जिससे कम शोर हो। मोटर वाहनों को बहुध्वनि वाले हॉर्न बजाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। कारखानों को शहर से दूर स्थानों पर स्थापित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अगला लेसन देखते हैं हम लोग। अगला लेसन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह। तो अगला लेसन क्या है? अगला लेसन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह। विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। विद्युत धारा के प्रकार के बारे में बात करें तो पहला प्रकार है प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा व मान बदलता है, परिवर्तित होता रहता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हमारे घरों में हैंडल से आने वाली लाइट प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। यह धारा हमें अल्टरनेट या ऑसिलेटर इत्यादि से प्राप्त होती है। दुष्ट धारा क्या होती है? ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा व मान बदलता है, परिवर्तित नहीं होता रहता है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। इसे विद्युत धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है।
यह धारा हमें मोबाइल, बैटरी, इन्वर्टर, सेल, डीसी जनरेटर आदि में प्रयोग में आती है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जब विद्युत को सुचालक तरल पदार्थ से गुजारते हैं तब रासायनिक प्रक्रिया के कारण वो अपने आयंस में बढ़ जाएं तो उसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और यह प्रक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन के नाम से जाना जाता है। जब विद्युत धारा किसी द्रव्य आधार किसी पानी में मिले अम्ल में प्रभावित करते हैं तब इसके आयंस विमुक्त हो जाते हैं। तो यह घटना विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ही होती है। जब विद्युत को सुचालक तरल पदार्थ से गुजारते हैं तब रासायनिक पदार्थ के कारण वह अपने आयंस से बढ़ जाएं तो उसे रासायनिक प्रभाव हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है? तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना होता है समान मात्रा का कॉपर मिनरल में घुल जाता है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं में चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। वहीं खाद्य पदार्थों में भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन के विद्युत लेपन किया जाता है। कुछ प्राकृतिक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट लेसन को देखते हैं, इसका कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। यह एनसीईआरटी क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एनसीईआरटी क्लास 8 की संपूर्ण साइंस आपकी कवर हो जाएगी। प्राकृतिक परिघटनाएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक परिघटनाएं जो होती हैं प्रकृति में अचानक घटने वाली घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं परिघटनाएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में भूकंप हो गया। भूकंप क्या है? भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं, या पृथ्वी के स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूस्खलन क्या होते हैं? यह एक भूजैविक घटना होती है। धरातली हलचल जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। बाढ़ क्या होता है? तो भारत विश्व का दूसरा बाढ़ प्रभावित देश है। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भूक्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जल जीवन प्रभावित हो जाता है। बांध टूटना, जल तरंगों की गति बढ़ना, मानसून की अधिकता आदि के कारण होता है। सूखा क्या होता है? सूखा वह स्थिति होती है जो लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। देश के कई हिस्सों में सूखा की घटना एक सामान्य बात है। एक स्थिति के परिणाम कठोर हैं और कई बार तो अपरिवर्तनीय होते हैं। सूखा की स्थिति तब होती है जब दुनिया के कुछ हिस्सों में महीनों के लिए बारिश से वंचित रह जाते हैं या पूरे साल के लिए होते हैं। ऐसे कई कारण होते हैं जिससे सूखा जैसी स्थितियों को विभिन्न भागों में पैदा करते हैं और स्थितियों को गंभीर बनाते हैं। चक्रवात क्या होता है? तो घूमती हुई वायु राशि का नाम ही चक्रवात है। सुनामी क्या होती है? धूमकेतु व क्षुद्रग्रह वायुमंडल में प्रवेश करते समय जब समुद्र तल से टकराते हैं तो इससे समुद्र के भीतर बहुत तेज हलचल उत्पन्न होने लगती है और समुद्र जल ऊपर की ओर बड़ी बड़ी लहरों के रूप में उठने लगता है। समुद्र में उत्पन्न ये बड़ी लहरें ही सुनामी कहलाती हैं। तो धूमकेतु या क्षुद्रग्रह जो होते हैं वह वायुमंडल में प्रवेश करते ही समय जब समुद्र तल से टकराते हैं तो इसमें समुद्र के भीतर बहुत तेज हलचल उत्पन्न होने लगती है और समुद्र का जल ऊपर की ओर बड़ी बड़ी लहरों के रूप में उठने लगता है। जो समुद्र से उत्पन्न ये बड़ी लहरें ही सुनामी कहलाती हैं। आवेश के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं को रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, जैसे धनावेश। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश धनावेश कहलाते हैं। ऋणावेश क्या होते हैं? एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश की गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है, यानी जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तड़ित क्या होता है? जब हमारे वायुमंडल में विद्युत आवेश को निकास होता है तो उसके कारण कड़कड़ाहट और आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग तड़ित कहते हैं। जब एक ऋणावेशित बादल किसी धनावेशित बादल से टकराता है तो उस समय उनके बीच आकर्षण होता है और इसी टकराहट की वजह से चिंगारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं जो हमें आसमान में कड़कती हुई दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग तड़ित कहते हैं। तड़ित से बचाव के उपाय। तो आकाशीय बिजली से बचने के लिए घरों से तड़ित चालक लगवाएं। तो आकाशीय बिजली से बचने के लिए घरों में तड़ित चालक लगवाएं। घरों में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सभी उपकरण बंद कर दें। यदि आप बाइक अथवा कार से यात्रा कर रहे हैं तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कभी भी किसी इकलौते पेड़ के नीचे आश्रय न लें। यदि आप जंगल में फंसे हुए हैं तो घने पेड़ों की छाया में चले जाइए। भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है, उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी की प्लेटों में असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप का जन्म होता है। हिमकंड या शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं के छतों के धंस जाने या खानों की छतों के गिर जाने पर ही भूकंप आता है। बृहद आकार जलाशयों के जल भर सतह पर असंतुलित दबाव बढ़ता है, जिसके कारण भूकंप उत्पन्न हो सकता है।
भूकंपीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो भारत के अति भूकंपीय आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान भूकंप को रिएक्ट पैमाने को व्यक्त किया जाता है। घर से बाहर निकलकर खुले में जाने की कोशिश करें। ऐसे जगह जाइए जहां आसपास कोई बड़ी इमारत और पेड़ ना हो। अपने सिर और गर्दन को तकिए हाथ से बचाने की कोशिश करें। लिफ्ट का उपयोग ना करें क्योंकि अचानक बिजली आने से आप फंस सकते हैं। अगर आप भूकंप के दौरान गाड़ी चला रहे हैं तो पुल पार करते समय पुल पार करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। घर में किसी बड़े फर्नीचर और खिड़की के नज़दीक ना रहें। सुनामी क्या होती है? तो समुद्र में पैदा होने वाले विशाल लहरों की एक श्रृंखला जो पानी के अचानक विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है, उसे ही सुनामी कहते हैं। सुनामी के कारण समुद्र की आंतरिक उथल पुथल। तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र के अंदर होने वाली तीव्र हलचल होती है। भूकंप महासागरों में सुनामी अधिकांशता, तो महासागरों में सुनामी जो होती है जहाँ भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। महासागरीय जल तल पर तेज भूकंप आने के कारण सागरों के भीतर तेज उथल पुथल होने लगती है, जिसके महासागर का जल तेज और बड़ी लहरों को उत्पन्न करने लगता है। महासागरों में सुनामी उस स्थिति में आती है जब भूकंप के कारण समुद्र में ऊर्ध्वाधर दिशा उत्पन्न होने लगती है। महासागरों में भूकंप आने के कारण महासागरीय भुज या प्लेट खिसकने लगती है, जिससे समुद्र तेज लहरें उत्पन्न करने लगता है और इसका भयानक रूप ही सुनामी का कारण बनता है। ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है? महासागरों के आसपास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही सुनामी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से समुद्र में तेजी से हलचल होने लगता है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगती है और इन लहरों का विशाल रूप सुनामी का रूप धारण कर लेता है। ज्वालामुखी से आने वाली सुनामी बहुत भयानक हो सकती है, परंतु ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न सुनामी प्रतिशत बहुत कम होता है। धूमकेतु व क्षुद्रग्रह, तो धूमकेतु व क्षुद्रग्रह भी सुनामी का कारण हो सकते हैं। धूमकेतु व क्षुद्रग्रह वायुमंडल में प्रवेश करते समय जब समुद्र तल से टकराते हैं, इसमें समुद्र के भीतर बहुत तेज हलचल उत्पन्न होने लगती है और समुद्र जल ऊपर की ओर बड़ी बड़ी लहरों के रूप में उठने लगता है। समुद्र से उत्पन्न बड़ी लहरें ही सुनामी कहलाती हैं। सुनामी के बचाव, तो सुनामी चेतावनी तंत्र पर विशेष ध्यान दें और मौसम से संबंधित खबरें सुनते रहें। समुद्र तटवर्ती इलाकों से नगर तथा वस्ती दूरी पर ऊंचाई पर बसाएं। पशु पक्षियों की गतिविधियों पर ध्यान दें। तटीय जल की तेजी में वृद्धि तथा गिरावट पर ध्यान दें। चलिए फिर इस तरह आपका एनसीईआरटी क्लास 8 के संपूर्ण चैप्टर कवर हो गए। आज के सेशन में मैंने एनसीईआरटी सीटेट पेपर 2 में साइंस के अंतर्गत क्लास 8 की संपूर्ण एनसीईआरटी आपकी कवर कर ली। इस तरह आपका सीटेट पेपर 2 में साइंस का संपूर्ण सिलेबस कवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी 6 to 8 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 6 to 8 की संपूर्ण एनसीईआरटी साइंस करवा दिया है। अब मैं आगे क्या करूँगा? अब मैं आगे इसकी एक क्विक रिवीजन की मैराथन क्लास ला दूँगा आपके लिए। और उसके बाद आपको 2011 से 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज, उसको करवा दूंगा। इतना आप लोग कर लेंगे तो साइंस में बेफिक्र रहिए, आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ सीडीपी की भी मैराथन आने वाली है। सीडीपी की मैराथन में हम लोग 2011 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारा कवर कर लेंगे, तो आपकी सीडीपी की मैराथन भी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह हम लोग ईवीएस में, हिंदी पेडागॉजी में, संस्कृत में, मानी जितने भी सब्जेक्ट हैं 2011 से 23 तक चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको मैं कवर करूंगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग अगर इतना कर लेंगे तो सीटेट पेपर 2 में आप लोग अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे। तो सीटेट की अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट की मैराथन क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सबकी। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।